पहला सवाल पूछा है रजनी जुयाल जी ने, जो कि हमारी डेली व्यूअर है, कई सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डेली कमेंट करते हैं, तो उनका कमेंट लेने का भी हमारा फर्ज बनता है। उन्होंने पूछा है कि अब अगली यात्रा कौन से देश की होगी पवन, मुझे ट्रैवलिंग वाले वीडियो बड़े अच्छे लगते हैं। अंजना बताइए कौन से देश की यात्रा करना चाहोगे आप? मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मसाई मारा जो है ये कौन सा अफ्रीका देश में। है? अच्छा, वो जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। हाँ, आदिवासी लोग रहते हैं और जहाँ पे शेर चीते मुंह के सामने घूमते रहते हैं। और दोस्तों मैं तो भैया जिस मैं आप मतलब अगर टर्की ना जाती तो मैं मसाई मारा जाती। अगर मैं टर्की ना जाता तो मैं नेपाल जाता था मेरा तो नेपाल जाने का प्लान बन रहा है और बहुत नहीं, मन है। और मेरा सस्ते का सस्ता और कोई वीजा फी भी नहीं लगती है। चल दो अपना काली गंगा में फाव मारो और निकल लो। और उसके बाद भी बता दूं। हाँ, उसके बाद भूटान। अनुज ठाकुर पूछते हैं कि पवनदा टर्की की भारी भरकम गर्मी में आपने अपना स्किन केयर कैसे किया? भाई आपको तो पता ही है यार कि मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज करता हूं, तो उसी का सनस्क्रीन, फेस वॉश और मॉइस्चराइजर मैं वहां लेके गया था, तो उसी को मैं अपने फेस पर, स्किन पे अप्लाई कर रहा। तो पता ही, और जिन्हें नहीं पता मैं आपको बता दूं कि और स्किन एक एआई बेस्ड ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप के माध्यम से आप अपनी स्किन संबंधी समस्याओं को त्वचा रोग विशेषज्ञों को बता सकते हैं। जी हाँ, इस ऐप में कई सारे जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी स्किन संबंधी समस्या बता सकते हैं, और वो लोग आपको तरह तरह के टिप्स देते हैं, आपसे तरह तरह के सवाल करते हैं, फिर उससे एक निष्कर्ष तक वो पहुंचते हैं कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स की और अपने खान पान, रहन सहन में किस तरह के चेंजेस की जरूरत है। और ये जो कंसल्टेशन होता है क्योर स्किन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है दगड़ियों। और इस ऐप की एक खास बात है, इसके अंदर एक एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो आपके फेस को, आपकी स्किन को हर एक एंगल से स्कैन करती है और आपकी स्किन संबंधी समस्याओं के बारे में पता लगाती है। फिर उन सभी चीजों का एक डेटाबेस तैयार होता है और उस हिसाब से आपकी फिर कस्टमाइज किट तैयार होती है। जो ये कस्टमाइज किट है ये भी काफी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिलती है, मात्र 1400-1500 रुपए में ये आ जाती है, और 2 से ढाई महीने आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। मैं खुद करता हूं। और अगर आपको उसके बाद भी ये किट महंगी लग रही है तो आप मेरे स्पेशल कोड पवन 200 का यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। 200 का ऊपर से ऑफ पा सकते हैं, लेकिन याद रखना कि ये शुरू के मात्र 50 कस्टमर्स के लिए, जो जितनी जल्दी अप्लाई करेगा उसे उतनी जल्दी इसका फायदा मिलेगा। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज और अभी क्योर स्किन ऐप डाउनलोड करिए, अपना स्किन टेस्ट दीजिए और कस्टमाइज किट घर बैठे मंगवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दगड़ियों, मासा पवन पहाड़ी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि तुम सबन का पता चुकी, मैं और रंजना हनीमून के लिए तुर्की घूमने गए थे, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि हम भी यहाँ जाना चाहते हैं, हमें भी ये जगह अच्छी लगी, या मैं भी हनीमून पे वहीं जाऊंगा। तो आप प्लीज बता सकते हो कि कितना टोटल खर्चा आया, वीजा प्रोसेस क्या होती है, होटल कितने महंगे हैं, आने जाने में कितना खर्चा लगता है, खाना कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या सस्ता मिलता है, क्या महंगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हमसे पूछे गए। उन सब सवालों का जवाब, आपकी सारी शंकाओं का समाधान आज वीडियो के माध्यम से होगा। कुछ सवाल बहुत कॉमन थे जो बहुत अधिकांश लोगों ने पूछे थे, जैसे कि फ्लाइट कॉस्ट, वीजा कॉस्ट, होटल कॉस्ट। पहले उनका जवाब दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब देंगे एक एक करके। तो दोस्तों, जब भी हम कोई नया ट्रिप प्लान करते हैं तो सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि उस कंट्री में या उस स्टेट में जाने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। टर्की ट्रिप के लिए बेस्ट टाइम रहता है जुलाई से लेके अक्टूबर मंथ। इस समय टर्की का मौसम काफी उपयुक्त रहता है घूमने के पर्पज से। वीजा एक तरह से अनुमति पत्र होता है उस देश का कि आप इतने दिन के लिए यहाँ आए हैं, इतने दिन यहाँ घूमने वाले हैं, स्टे करने वाले हैं। आपका फ्लाइट की कॉस्ट कितनी है। दिल्ली से इस्तांबुल की फ्लाइट थी और वापसी में भी इस्तांबुल से दिल्ली की फ्लाइट थी, तो ये दो हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट थी। तो हमारी इसकी टोटल कॉस्ट आई थी 91,000 रुपीज। 91,000 रुपया हमारा टिकट का लगा था, आने जाने का, दो लोगों का। तो अब बात करते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट की, जो हमने टर्की के अंदर ली थी। ठीक है, तो हमने टोटल 4 फ्लाइट ली थी। इस्तांबुल से अंटालिया, अंटालिया से इस्तांबुल, फिर इस्तांबुल से कैपेडोसिया, और फिर लास्ट दिन घर आने के दिन हम कैपेडोसिया से इस्तांबुल आए थे, और इस्तांबुल से फिर हमारी दिल्ली की फ्लाइट थी। तो इसका हमारा जो कॉस्ट आई वो आई 60,000। मतलब ये समझ लो कि 15,000 रुपया पर फ्लाइट आया हमारा दो लोगों का। 1,51,000 रुपये का शगुनी लिफाफा हमने फ्लाइट वालों को चढ़ाया दोस्तों। हम टर्की में टोटल 7 रात रुके थे दोस्तों। 3 रात हम यहाँ रुके,
तो 15,000 रुपये हमने अंटालिया के होटल में दिए। कैपेडोसिया जो हम केव होटल में गए थे, वो गुफा के अंदर होटल बनाए थे उनके पुरखों ने, याद है मैंने ब्लॉग में दिखाया था आपको। तो ये सबसे महंगे होटल थे इन तीनों में से। इनका जो रेट था दोस्तों 10,000 रुपया पर नाइट। तो दो रात हम वहां रुके, तो 20,000 रुपये हमने वो उड्यार में रुकने के दिए दोस्तों। उत्तराखंड में आप फ्री में रुक सकते थे। और इस्तानबुल में भी हम 2 रात रुके और यहाँ पे 5,500 रुपया पर नाइट के हिसाब से था। तो 2 रात हम रुके तो 11,000 रुपये यहाँ पे हमने चढ़ाए। तो टोटल जो हमारा होटल कॉस्ट आई रगड़े वो आई 46,000। माय बोल्ड एंड ब्यूटीफुल वाइफ। तो हमारा जो प्राइवेट ट्रांसफर था जिसमें हम सिर्फ 2 लोग होते थे, वो था हमारा तीन एयरपोर्ट चेंज करे ना हमने, तो 15,000 रुपया तो सिर्फ हमारा उसमें गया। तो यहाँ पर हम पैसे बचा सकते थे, ये काम हमारा 5,000 रुपये में हो सकता था। प्लस और मैं सामने आके बोलना चाहूंगी कि क्या कहते हैं, ये एडवांस में नहीं करना चाहिए कभी भी। हाँ। क्योंकि हमारा क्या हुआ था, 1-2 बार मिस भी हो गया था। हाँ, क्योंकि वहां पे जाके कभी आपकी फ्लाइट डिले भी हो सकती है। सही बात है। प्लस ये है कि कभी आपकी फ्लाइट पोस्टपोन हो सकती है। हाँ। है ना। तो हमारी भी ऐसे ही हुआ था कि एक फ्लाइट हमारी पोस्टपोन हो गई थी क्योंकि हमें हॉट एयर बैलून नहीं मिला था। हाँ। तो हमें वो नेक्स्ट फ्लाइट लेनी पड़ी। तो उसकी वजह से हमारे 2-3 ट्रांसफर जो हमने पैसे भी दे रखे थे एडवांस में, वो मिस हो गए। तो ये वाला ऑप्शन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और हमें शटल सर्विस यूज करनी। शटल सर्विस, क्योंकि वहाँ बहुत इजीली अवेलेबल है। आप उसको बोलोगे ना होटल वाले को भी, तो वो भी आपको बेसिक रेट में बड़े आराम से करा देगा। बाकी जो हमने वो बटन दबा के टैक्सी बुलाई थी, उसका आप लगा लो 5,000 रुपया उसमें हमारा चला गया। ठीक है, तो टोटल 20,000 रुपया हमारा टर्की के अंदर टैक्सी का किराया है। जो हम गुब्बारे में उड़ के ऊपर गए थे और वहां से टर्की के नज़ारे देखे थे, तो उस गुब्बारे से उड़ने की जो कॉस्ट थी दगड़ियों, वो थी 30,000। ठीक है, 30,000 रुपया हमारा उसमें लगा था, 15,000 रुपया पर पर्सन। एटीवी राइड हमने करी थी, उसमें रंजना को उत्तराखंड की पहली एटीवी राइडर, महिला एटीवी राइडर होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। अभी इसको अगले साल फिर तीलू रौतेली अवार्ड भी मिलने वाला है उसके लिए। तो एटीवी राइड जो थी हमारी, वो कितने की थी रंजना? 7,000 की थी। तो 7,000 रुपये हमने इसके लिए दिए। बोट टूर किया था हमने अंटालिया का, जो हम समुद्र के किनारे घूमने जा रहे थे, बोट टूर ऐसे बिल्कुल फर्स्ट क्लास चिल करते हुए। तो वो कितने का था? 3,500 रुपए का बोट टूर था। क्रूज डिनर, जो जहाज के अंदर हमने खाना वाना खाया, समंदर के ऊपर डिनर किया, 5,500 रुपए हमने उसके बरमान में चढ़ाए। टर्किश नाइट, 2 बुढ़बाड़ी हमको वहां मिले थे और रंजना ने भी वहां डांस किया था, ब्लॉग में दिखाया था। तो उसका जो कॉस्ट था वो 5,000 रुपए। तो मोटा मोटा जो हमारा यहाँ पे खर्चा आ गया दोस्तों एक्टिविटीज में, वो है 51,000 का। टर्किश हमाम जो हमने लिया था दगड़े, वो ब्लॉग भी खतरनाक चला। 4,000 रुपए हमारे उसमें लग गए। तो टोटल एक्टिविटीज में हमारे लग गए 55,000 रुपए। ठीक है, 51,000 वाले 4,000 ही। तो मैं आपको बता दूं, अगर वहां पे आप इंडियन खाना खाते हैं तो शाकाहारी खाना थोड़ा महंगा है और मांसाहारी खाना सस्ता है। लेकिन वो मांसाहार भी अलग ही लेवल का होता है दोस्तों, जो हम नहीं खाते हैं। नाश्ता तो हमारा होटल के उसमें ही कवर था। हमारा जो खर्चा आता था 2,000 से 2,500 रुपए के बीच में आता था। 2,500 गुणा 10 मील कर लो तो 25,000 रुपए का हम खाना खा गए। उसके अलावा ये खर्चा होता है मिसलेनियस, बोलते हैं उसको, MISC बोल देता हूँ उसको शॉर्ट में। मिसलेनियस में वो चीजें आ जाती हैं जो आपके मन पे डिपेंड करता है कि आपको खर्च करना है या नहीं करना है। जैसे कि शॉपिंग करना है, ठीक है, या मिठाई लेनी है। जैसे हमने जो ग्रैंड बाजार से शॉपिंग करी थी, हम चाय लेके आए थे, कप लेके आए थे, शिम हमने ली थी, ठीक है, बकलावा हमने लिया था। ऐसे बहुत सारे खर्चे हो गए थे जो वैसे गिनती में नहीं आते हैं। तो उसका हमारा कितना रुपए लग गया था? 63,000। तो 63,000 रुपए हमारे ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है दगड़ियों। तो वीजा कॉस्ट जो थी हमारी, वो थी 36,000 पर पर्सन। और ये सिंगल एंट्री वीजा नहीं, 36,000 दोनों का होगा। लोगों का, सॉरी 36,000 2 पीपल। तो दगड़ियों ये हमारा मोटा मोटा खर्चा हम आपको बता रहे हैं टोटल कितना आ गया। 3,70,000 और 12 382। तो दगड़ियों 3,92,000 रुपए हमारे खर्चा हनीमून मनून में दगड़ियों। तो 4 लाख समझ दो ना, क्योंकि हल्द्वानी से दिल्ली भी तो गए, दिल्ली से हल्द्वानी आए, है ना, और फिर घर गए। तो 4 लाख रुपया मोटा मोटा हमारा टर्की ट्रिप का खर्चा आया है दोस्तों। दूसरा सवाल हर्षिता रावत उत्तराखंडी जी ने पूछा है, लॉट्स ऑफ लव पवन भैया एंड रंजना भाभी, आप दोनों में से घूमने के लिए टर्की जाने का डिसाइड किसने किया था
एंड देन 4 धाम यात्रा पर जाने का डिसाइड किसने किया? तो भाई टर्की पे जाने का डिसाइड हमारा बहुत ही इंस्टेंट था, मतलब था तो इसका प्लान, मतलब रजामंदी मन था, लेकिन हमारा पहले बाली जाने का प्लान था। ठीक है, लेकिन फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि हम बाली का ट्रिप प्लान कर रहे थे और प्लान करते करते टर्की का बन गया। मतलब किसी ने हमें सजेस्ट किया कि टर्की जाओ, तो मतलब मेरे को याद आ गया, अरे हाँ टर्की भी तो है, इसके गड़े हुए मुर्दे जिंदा हो गए। और 4 धाम यात्रा पे जाने का डिसाइड भी रंजना ने किया था, मतलब इसका सिर्फ केदारनाथ जाने का प्लान था। फिर जब हम आपस में बैठे थोड़ा डिस्कस किया तो हमने कहा कि जब हम केदारनाथ जा ही रहे हैं, बार बार जाना होता नहीं है, अभी सब चीज का म्यश बैठा हुआ है, 6 सूती के लिए यकार है रो तो केदारनाथ जा ही रहे हैं तो साथ में और धाम भी कर लेते हैं, तो 4 धाम। तो टर्की जाने का प्लान भी रंजना का था और 4 धाम करने का प्लान भी रंजना का था। ठीक है, माय बोल्ड एंड ब्यूटीफुल वाइफ। अशोक पहाड़ी यूके 0346। बाहो, मेरा एक सवाल यह है कि जब तुर्की भारत को अपना दुश्मन मानता है तो यहाँ के लोग वहां कैसे जा सकता है? और आपको तो पता है कि भारत और तुर्की का आयात निर्यात भी बंद है, तो इस सवाल का जवाब दीजिए। 100 लोगों ने इस पे लाइक भी किए, इट मींस वो भी इनके सवाल से इत्तेफाक रखते हैं, तो जवाब देना तो बनता है। अशोक पहाड़ी यूके 0346। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो बोल रहे थे बंद है, बट मेरे को तो ऐसा नहीं मालूम कुछ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इंडिया और टर्की के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है बहुत ज्यादा। और अभी तक 2023 में हम लोग 19 बिलियन यूएस डॉलर्स का हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और उससे डबल हम 32 मिलियन अराउंड डबल 32 बिलियन डॉलर्स का हम इंपोर्ट कर चुके हैं। मतलब इतनी चीजें, इतनी लागत की चीजें तुर्की से इंडिया आ चुकी हैं। पता नहीं आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा, शायद व्हाट्सएप में इनका आता होगा कोई ग्रुप में फॉरवर्ड ना, लोग वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। नहीं, एक आप कॉमन सेंस लगाओ ना, आप बोल रहे हो कि वो दुश्मन देश है। अरे भाई दुश्मन देश है तो वहां पे हमारे पहाड़ के भाई लोग होटल खोल के बैठे हुए हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो दुश्मन देश में कैसे चला रहे हैं? कैसे टर्की की गवर्नमेंट भारतीयों को या उत्तराखंडियों को वहां पर होटल खोलने दे रही है अगर वो दुश्मन देश है? और कैसे हमारी भारत सरकार हमको वहां जाने की अनुमति दे रही है? मतलब कि अगर वो दुश्मन देश होता तो वहां का वीजा लगना बहुत मुश्किल होता ना, और वीजा वो लोग हमें इजीली ग्रांट भी नहीं करते। जैसे हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है। हाँ, तो कितना मुश्किल है वहां का वीजा लगना, कितनी इंक्वायरी होती है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, वहां से कोई आता है या वहां कोई जाता है, दोनों में बहुत ज्यादा दिक्कत, कई तरह की पूछताछ होती है, जासूसी के आरोप में पकड़ के अंदर कर दिए जाते हैं, तो कई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें। लेकिन टर्की में तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब टर्की का जो ग्लोबल लेवल पे ओपिनियन है वो हो सकता है डिफरेंट हो, क्योंकि वो हर, ऐसे तो कनाडा का भी डिफरेंट चल रहा है, तो सारे के सारे इंडियंस कनाडा जाके बैठे हुए हैं। सही बात तो है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कनाडा दुश्मन हो गया, अब कनाडा कोई जाएगा ही नहीं। सही बात तो वो नहीं होता। तो देखो यार, ऐसा है ना, एक टूरिस्ट की हैसियत से जाना अलग बात है, एक राजनेता या डिप्लोमेट की हैसियत से जाना अलग है। ठीक है, अगर मैं कोई विदेश मंत्री होता तब तो तुम कहते कि उसने ऐसा किया तो तुम वहां क्यों गए, तुमने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, उनके लोग भी हमारे वहां एज अ टूरिस्ट आते हैं। मैं पिछले साल का ही डेटा देखा था, 2022 में 2.5 लाख इंडियंस इंडिया से टर्की घूमने के लिए गए हैं। तुमको ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ पवन और रंजना ही घूमने के लिए गए हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप एम्बेसी की साइट में थोड़ा सर्च करेंगे, गूगल में थोड़ा सर्च करेंगे, है ना, तो आपको पता चलेगा। ऐसे तो नेपाल का प्रधानमंत्री भी बोलता है कि बरेली हमारा है, बागेश्वर हमारा है, नेपाल के नक्शे में इंडिया को भी मिला देता है। होता नहीं होता? आज से 1-2 साल पहले ये चीजें चल रही थी। अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम नेपाल को दुश्मन मानने लग जाएं, या नेपाल हमारा दुश्मन देश हो गया, जितने भी नेपाली बंधु यहाँ हैं उनको हम मारने लग जाएं, ऐसा है क्या? थोड़ा सा यार अपना दिमाग ना थोड़ा सा इस्तेमाल किया करो। ये जो व्हाट्सएप में फालतू की चीजें तुम देखते हो ये बंद किया करो, कोई ऑथेंटिक चीजें पढ़ा करो, है ना, थोड़ा ग्लोबल तरीके से सोचा करो। ठीक है, ये यूएनओ में टर्की ने ये कह दिया, वो कह दिया, वो अलग चीजें हैं, वो जियोपॉलिटिक्स के अंदर आती हैं। ठीक है, वो सरकार उस पर देखती है। जिस दिन सरकार को लगेगा कि वास्तव में कोई देश हमारा दुश्मन है, ठीक है, जैसे अभी कनाडा के साथ बहुत रिश्ते खराब चल रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने वीजा बंद कर दिया है। ठीक है, और जो उनके राजदूत हैं, ठीक है, जो राजनयिक होते हैं, उनको वापस बुला लिया है, भेज दिया है कनाडा, या कनाडा ने अपने वालों को और इंडिया वालों को यहाँ भेज दिया है। तो ये चीजें चलती रहती हैं भाई।
तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोचा करो, ठीक है। यूजर एक्सेस 2 MP करके भाभी ने ट्रैक्टर तो भयंकर चलाया भाई, वो ट्रैक्टर नहीं था, वो एटीवी थी, एटीवी, ठीक है, ऑल टेरेन व्हीकल। तो वो चलानी तो मुझे थी, वैसे चली नहीं वो दोस्तों, हुक्म नहीं होगा मैया का उस टाइम पे, तो वो रंजना थी इसलिए चल गई दोस्तों, वरना वो पैसे भी हमारे बेकार जाते। गरिमा मेनोला ने क्वेश्चन पूछा है, दा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको टर्की और इंडिया के बीच में कुछ सिमिलैरिटी दिखी और बेस्ट मोमेंट आपका टर्की में। कि वहाँ के लोग और इंडिया के लोग बहुत अपने कल्चर को लेके बहुत ज्यादा मतलब जुड़े हुए हैं अपने कल्चर से। जितना ज्यादा इंडिया के लोग अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं ना, उतना ज्यादा वहाँ के लोग अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। और एक सिमिलैरिटी और दिखी कि इंडिया के लोग और टर्की के लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। मतलब कि वो इमोशनली एक्सप्रेस बहुत ज्यादा करते हैं अपने आप को। और बेस्ट मोमेंट तो भाई हनीमून ट्रिप था, तो सभी बेस्ट ही होता है हनीमून में, तो तुम्हें पता ही है। बट मतलब मुझे जो लास्ट डे इन इस्तांबुल था सी साइड वाला, वो मेरा बेस्ट मोमेंट। तरुण ब्लॉग्स पूछ रहे हैं, पवनदा टर्की जाने के लिए महीने का कितना कमाना पड़ेगा? भाई महीने का कितना कमाते हो ये मैटर नहीं करता, महीने में कितना बचाते हो ये मैटर करता है। तो एक अपना ट्रैवल फंड बनाओ, हम भी वही करते हैं, ट्रैवल फंड बनाते हैं। और जो फालतू के खर्चे होते हैं ना, जो हम मुर्गा मसर्रम, दारू और फालतू सिगरेट, इन चीज़ों में उड़ा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है, वो पैसों को हम बचा लेते हैं और फिर उसी से हम अपना ट्रैवल किया करते हैं। और ट्रैवल हर कोई कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने वाला ही ट्रैवल करेगा, ठीक है। कुछ कहना चाहिए, एड ऑन करना चाहोगे? मतलब कि हफ्ते में रोज चाउमीन मोमो नहीं खाया, हाँ 15 दिन में एक बार खा लिया, हाँ, ये कहना चाह रही थी बस। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा इससे था। 2 फायदे होते हैं, पैसे बच जाते हैं और हेल्थ भी नहीं खराब होती। हाँ ठीक है, और आप घूम भी सकते हो। इससे याद आया कि कल गोलगप्पे खाने चलेंगे। पंकु भाई ने सवाल पूछा है, भैया बस इतना बता दो कि डबल तुमिल अपन खर्च करी या बुआरी? बताओ भाई दुनिया को। हमारा सिंपल सा फंडा है, लाइफ में कुछ भी करो, हमारे घर में एक सुई भी आती है ना, तो वो भी 50-50 होती है। तो सब चीज़ हमारी 50-50% बटती है, चाहे वो घूमने का हो। और घूमने का तो सिंपल सा ट्रैवल फंड वाला फंडा है हमारा, कि 50-50% दोनों अपनी अपनी उसमें से ट्रैवल फंड में 1,000 रुपये का हमने मान लो बना रखा है कि कंट्रीब्यूट करना है, तो 500 ही देंगे, 500 में दूंगी, तो 50-50% ही हमारा होता है। चाहे घर का खर्चा हो, चाहे पेट्रोल डलाना हो, चाहे कुछ भी हो, 50-50% ही होता है। देखो भैया, शादी में क्या होता है, अर्धांगिनी बोला है, आधा नर आधी नारी, ठीक है, तो खर्चा भी ऐसे ही बढ़ता है 50-50, हर एक चीज की पार्टनरशिप होती है। तो अगर 4 लाख रुपया टर्की का खर्चा है तो 2 लाख इसके अकाउंट से गए हैं, 2 लाख मेरे अकाउंट से गए। वो हमने लास्ट में किया था, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले तो 2 लाख जमा कर तभी मैं टिकट करूंगा, ऐसा नहीं है। पहले कभी कोई भी दे दे, वो हमारे पास एक स्प्लिट ऐप होता है, स्प्लिट वाइज बोलते हैं उसको, जो हमने थाईलैंड में भी यूज किया था, बस उससे सब ट्रैक हो जाता है कि किसने कितने रुपए दिए। प्रकाश बोरा जी पूछते हैं कि दाजू ये बताओ यार, तुर्की के आम नागरिक भारत के बारे में क्या सोचते हैं? आपका निजी अनुभव कैसा रहा तुर्की में? वहां फैमिली के साथ घूमने में कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? हम 7 दिन 7 रात टर्की में रहे हैं दोस्तों, और मैं अपनी वाइफ के साथ घूमा हूँ, रात में भी घूमा हूँ, दिन में भी घूमा हूँ। कहीं से भी ऐसा मतलब जैसे नस्ल भेदी टिप्पणियां होती है ना, यू इंडियंस ऐसे करके, इस टाइप का कहीं पर भी हमारा मतलब हमको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कहीं पे किसी ने कोई टॉन्ट नहीं सुनाए, या कहीं पे किसी ने ऐसी बात नहीं की कि हमारे देश के बारे में या हमारे बारे में जो हमको हर्ट हो, जिससे हमें ऐसा लगे कि यार हम कहाँ जो आए, या हमें डर का एहसास हो जाए, ये ऐसा क्यों कह रहे होंगे, कहीं ये हमारे साथ कुछ कर तो नहीं देंगे, ऐसा हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। तो एज अ टूरिस्ट मैं कहना चाहूंगा कि टर्की घूमने के लिए बिल्कुल सेफ है। आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, और मतलब एक ही क्वेश्चन पूछा है कि क्या सोचते हैं वो लोग हमारे बारे में, तो वो हमें रिलेट करते हैं बॉलीवुड मूवीज से। बिल्कुल, मतलब उनके लिए हिंदुस्तान मतलब बहुत बढ़िया पिक्चर और बहुत बढ़िया गाने, और ज्यादातर उन लोगों ने अपने गाने जो है ना वो हमसे चुराए हुए हैं। जो हमारे यहाँ की पुरानी मूवीज होती है ना, मतलब हमारी 90s की मूवीज है, 80s की मूवीज, वो लोग अब देखते हैं टर्किश में डब करके। तो उनके लिए मतलब इंडिया मतलब हिंदुस्तान बोलते हैं वो लोग, क्योंकि उर्दू में उसी टाइप से हिंदुस्तान बोला जाता है, और हिंदुस्तान तो वो लोग समझते हैं हिंदुस्तान मतलब बॉलीवुड, और मतलब बहुत क्रेज है वहाँ बॉलीवुड का। और वो हम लोगों को कोई भी मतलब इस टाइप से नहीं करते कि निगलेक्टेड सा नहीं फील कराते, बहुत ज्यादा अच्छा फील कराते कि अरे तुम्हारे यहाँ तो बॉलीवुड है। मतलब वो सोचते हैं कि हम बहुत लकी हैं कि हमारे यहाँ बॉलीवुड है,
और आमिर खान और शाहरुख खान को बहुत शाहरुख पसंद खान करते को हैं। बहुत पसंद करते हैं। और पुरानी मूवीज उनके टीवी में आती रहती हैं, अगर आप किसी होटल में टीवी ऑन करोगे तो हमारे यहाँ की मूवीज उनके यहाँ आती रहती हैं। ललित भंडारी जी पूछते हैं, पवन भाई टर्की की ट्रिप के लिए बुकिंग्स कहाँ से करवाई थी, विच टूर ऑपरेटर? आप दोनों ने बहुत अच्छे से वहां की बातें बताई, ऐसे ही लगे रहो। तो हमने कोई टूर ऑपरेटर से ऐसे नहीं करवाया था, हमारे जो आकाशदा थे उनको थोड़ा सा इस फील्ड का बहुत नॉलेज है, ठीक है, वो कई टूर कंपनीज में काम भी कर चुके हैं, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी थी और उन्होंने सजेस्ट भी किया था कि आप टर्की जा सकते हो। वो भी गए हुए एक बार पहले, तो उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे आप होटल भी बुक करा रहे हैं अपने हाथ से, तो सभी मतलब 4-5 वेबसाइट में देख लें, जैसे अगोड़ा है, मेक माई ट्रिप है। अगोड़ा सबसे बेस्ट वेबसाइट है। आप एक्टिविटी बुक कराओ या फिर आप होटल बुक कराओ, हाँ, उसमें आपको अच्छे रेट मिल जाते। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल जिनके जवाब हमने देने की कोशिश करी। तो अपने तरफ से फुल कोशिश करी है कि अगर आप भी भविष्य में कभी टर्की ट्रिप का प्लान बनाए तो आपको काफी हेल्प मिले। और बहुत लोगों के सवाल छूट भी गए होंगे, तो मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन गई है, पॉसिबल नहीं है इतनी लंबी वीडियो बनाना, और हमें नींद भी आ रही है दोस्तों। तो यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बहुत जल्द एक नई ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हो।